गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहली क्लास में हम लोगों ने गुटनिरपेक्ष भारत की विदेश नीति के बारे में बात की थी। और भारत की विदेश नीति में जो सबसे इम्पॉर्टेंट विशेषता थी हमारी, वो ये थी कि हमने गुटनिरपेक्ष नीति को अपनाया था। गुटनिरपेक्ष नीति मतलब जो तत्कालीन समय में दो गुट बने हुए थे, उन दोनों गुटों से पृथक रहकर अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करने की हमारे भारतीयों की जो इच्छा थी, उसी को गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नाम भी दिया गया। आज हम गुटनिरपेक्षता के बारे में पढ़ेंगे कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या है और उसकी वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को गुटनिरपेक्षता क्या है और उसका अर्थ, परिभाषाएं, उसकी विशेषताएं, ये सारी चीज़ें बताऊंगी। और अगली क्लास में मैं आप लोगों को गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता के बारे में बताऊंगी। तो हम इसे शुरू करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म हो गया 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दो ध्रुव उभर करके आए। और वो जो दो ध्रुव थे, उन दोनों के पास में समान शक्तियाँ थी। और उन दोनों में जो लड़ाई थी वो विचारधारा की लड़ाई थी। वो लड़ाई इस प्रकार की थी कि अमेरिका जो था वो पूंजीवाद समर्थक था और रूस जो था वो साम्यवाद समर्थक था। समाजवाद की व्यवस्था को वहाँ लागू किया गया था। पूंजीवादी व्यवस्था व्यक्ति को बिल्कुल स्वतंत्र छोड़ देती है। समाजवादी व्यवस्था व्यक्ति के ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध लगाती है और सारे जो अधिकार होते हैं वो राज्य के होते हैं, समाज के होते हैं। तो इस प्रकार से इन दोनों राष्ट्रों में विचारधारात्मक मतभेद बहुत ज़बरदस्त था। दूसरी बात ये थी कि अमेरिका ने जो हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया, उसके बाद पूरे विश्व के सामने यह बात प्रचारित हो गई कि अमेरिका परमाणु शक्ति बन चुका है। उसके बाद 1949 में सोवियत रूस ने भी परमाणु परीक्षण कर लिया। अब ऐसी परिस्थिति में पूरे विश्व में दो राष्ट्र ऐसे हो गए जो परमाणु ताकत बन करके उभरे। उसी समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कई परिवर्तन हुए और उन्हीं परिवर्तनों में एक परिवर्तन यह भी हुआ कि एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के जो बड़े बड़े जो राष्ट्र थे, वो बड़े राष्ट्रों के गुलाम थे। और उन बड़े राष्ट्रों के उन बड़े राष्ट्रों को धीरे धीरे करके आज़ादी दी जाने लगी। उसका कारण ये था कि इन राष्ट्रों में बहुत सालों से स्वतंत्रता का विद्रोह चल रहा था। मतलब स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए, जो भारत की बात अगर हम करें तो स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए ब्रिटिश सरकार से भारतीय जनता लगातार मांग कर रही थी। और उस मांग को जब 1945 में यूएनओ भी बन गया था, तो यूएनओ बनने के बाद इन बड़े राष्ट्रों के सामने यह संभव नहीं था कि वो इन छोटे छोटे राष्ट्रों को बहुत ज़्यादा समय तक अपना गुलाम बना करके, अपना उपनिवेश बना करके रख सके। ऐसी परिस्थिति में जिस समय इन्हें हम अविकसित राष्ट्र कहेंगे, ये अविकसित राष्ट्र आज़ाद हुए। और आज़ाद होने के बाद इनके सामने दो तरह के विकल्प मौजूद थे। और वो जो विकल्प थे, उन विकल्पों में या तो ये पूंजीवादी गुट में सम्मिलित हो जाते या फिर ये साम्यवादी गुट में सम्मिलित हो जाते। लेकिन उसका एक और परिणाम होता कि जो पूंजीवादी गुट में सम्मिलित हो जाता, उसे अमेरिका से सहायता तो मिल जाती, लेकिन सारे साम्यवादी उसके दुश्मन हो जाएंगे। और अगर कोई साम्यवादी गुट को ज्वाइन कर लेता है तो सारे पूंजीवादी उसके दुश्मन हो जाएंगे, क्योंकि इनके मध्य, मतलब ये जो दोनों गुट थे, ये जो दोनों ध्रुव थे, उन दोनों ध्रुवों के मध्य नंबर 1 पर आने की होड़ लगी हुई थी। और नंबर 1 पर आने की होड़ के साथ में इन्होंने विभिन्न प्रकार के सैनिक संगठनों का भी निर्माण किया। इन सैनिक गठबंधनों में नाटो, सीटो, सैंटो, वारसा पैक्ट, मतलब जो नाटो का सदस्य है, उस नाटो के जितने भी सदस्य हैं, उनमें से किसी भी एक राष्ट्र पर अगर आक्रमण होता है तो वो नाटो के सभी राष्ट्रों के ऊपर आक्रमण माना जाएगा और सब राष्ट्र मिलकर के उसका विरोध करेंगे या उसके खिलाफ अपनी सेना को खड़ा करेंगे। तो ये जो परिवर्तन हुए, ऐसी परिस्थिति में ये जो नए राष्ट्र थे, ये जो नव स्वतंत्र राष्ट्र थे, इन नव स्वतंत्र राष्ट्रों के समक्ष बहुत अजीब सी स्थिति थी, क्योंकि इन्हें अपना विकास भी करना था और किसी विचारधारा के साथ में बंधना भी नहीं था। तो ऐसी परिस्थिति में इन राष्ट्रों ने
इन दोनों गुटों से पृथक रहकर अपनी एक स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करने का मार्ग अपनाया और इस नीति को गुट निरपेक्ष आंदोलन का नाम दिया गया। मतलब दोनों गुटों से पृथक रहकर अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन करने की जो मंशा थी उसी को गुट निरपेक्षता कहा गया। शुरुआत में 51 राष्ट्रों ने इसके ऊपर इनिशिएटिव लिया और अपनी अलग विदेश नीति का अनुसरण किया और जैसे जैसे और राष्ट्र स्वतंत्र होते गए वे भी आकर के इससे जुड़ते चले गए। भारत के जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति नासिर तथा यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो ने तीसरी शक्ति की इस धारणा को बहुत मजबूत बनाया और ये नवोदित राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक ऐसी भूमिका की तलाश में थी जो उनके आत्मसम्मान और क्षमता के अनुरूप हो। स्वतंत्रता और सामूहिकता की इस मानसिकता ने गुट निरपेक्षता की वैचारिक और राजनीतिक नींव रखी। इस प्रकार गुट निरपेक्षता एक नए थीम के रूप में अंतर्राष्ट्रीय जगत में आई। जब हम गुट निरपेक्षता के अर्थ की बात करते हैं तो इसके संदर्भ में विभिन्न विचारक एकमत नहीं हैं। गुट निरपेक्षता में ये कहा जाता है कि इसमें एक निषेधात्मक ध्वनि आती है और गुट निरपेक्षता को अप्रतिबद्धता, असंप्रक्तता, तटस्थतावाद, सकारात्मक तटस्थतावाद, गतिशील तटस्थता, स्वतंत्र और सक्रिय नीति और शांतिपूर्ण सक्रिय सह अस्तित्व भी कहा जाता है। तो डॉक्टर एम.एस. राजन के अनुसार इनमें से कुछ शब्द और शब्दबंध तो केवल अर्थजाल के द्योतक हैं और यह जाल गुट निरपेक्षता के ऐसे आलोचकों ने बुना है जिन्हें या तो इससे सहानुभूति नहीं रही या जिन्हें इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं रही। भले ही कभी गुट निरपेक्ष देशों के प्रवक्ता और उनके समर्थक भी उन शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं। तो इस प्रकार से गुट निरपेक्षता के अर्थ के संदर्भ में विचारक एकमत नहीं थे। जॉर्ज श्वार्ज़ेनबर्गर ने इसके 6 अर्थ बताए और उन 6 अर्थों से अलग गुट निरपेक्षता को बताया। उसमें पहली बात उन्होंने कही अलगाववाद, मतलब कि अलगाववाद जो है वो विश्व राजनीति से पृथक धारणा है। अप्रतिबद्धता, 2 शक्तियों से समान संबंध रखते हुए किसी के साथ प्रतिबद्ध न होना। तटस्थता, मतलब किसी भी राष्ट्र के साथ अगर युद्ध चल रहा है तो उस समय आपको संलग्न नहीं होना है। तटस्थीकरण, देश मतलब जो भी देश है, देश हमेशा के लिए तटस्थ है और अपनी तटस्थीकृत स्थिति को कभी नहीं छोड़ सकता। एक पक्षवाद, प्रत्येक देश को अपने निशस्त्रीकरण जैसे आदर्शों का पालन करने की नीति अपनानी चाहिए। असंलग्नता, विभिन्न परस्पर विरोधी विचारधाराओं से अलग रहने की नीति को असंलग्नता कहा गया। इस प्रकार उपरोक्त सारे प्रतिमानों का, अवधारणाओं का खंडन करते हुए जॉर्ज श्वार्ज़ेनबर्गर कहते हैं कि गुट निरपेक्षता उपरोक्त सभी धारणाओं से भिन्न है। यह मैत्री संधियों अथवा गुटों से बाहर रहने की नीति है और गुट निरपेक्षता का अर्थ शक्ति मूलक राजनीति से पृथक रहना तथा सभी राज्यों के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है, चाहे वे राष्ट्र गुटबद्ध हों या गुट निरपेक्ष हों। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि शीत युद्ध से पृथक्करण ही गुट निरपेक्षता का सार तत्व है। इसके अंतर्गत विभिन्न राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए जाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में न्यायपूर्ण ढंग से सक्रिय भाग लिया जा सकता है। 1961 में गुट निरपेक्षता के तीनों कर्णधार नेहरू, नासिर और टीटो ने इसके 5 आधार स्वीकार किए और ये जो 5 आधार हैं उसमें पहली बात है कि सदस्य देश स्वतंत्र नीति पर चलता हो, सदस्य देश उपनिवेशवाद का विरोध करता हो, सदस्य देश किसी सैनिक गुट का सदस्य न हो और जो सदस्य देश है उसने किसी बड़ी ताकत के साथ द्विपक्षीय समझौता ना किया हो, सदस्य देश ने किसी बड़ी ताकत को अपने क्षेत्र में सैनिक अड्डा बनाने की अनुमति ना दी हो। तो इस प्रकार वे देश गुट निरपेक्ष देश माने जा सकते हैं जो स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करते हों, राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन का समर्थन करते हों, शक्ति या सैनिक गुटों के सदस्य ना हो। तो इस प्रकार
गुटनिरपेक्षता के 5 आधार स्वीकार कर लिए गए और इन 5 आधारों को 5 जून 1961 में काहिरा में 21 राष्ट्रों की तैयारी बैठक में ये पांचों मानदंड स्वीकार कर लिए गए और इन पांचों मानदंडों को स्वीकार करके कहा गया कि जो भी राष्ट्र इनमें विश्वास कायम करता हो, इनके ऊपर इनको अमल कर मतलब इनको अपनी विदेश नीति में शामिल करता हो, ऐसे राष्ट्रों का स्वागत है गुटनिरपेक्ष आंदोलन के लिए। तो इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय जगत में जो दो दृष्टिकोण बने हुए थे, दो विचारधाराएं थी, दो गुट बने हुए थे, इन दोनों गुटों से पृथक रह करके अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करने के लिए इन राष्ट्रों ने अपना एक अलग रास्ता चुना। और उस अलग रास्ते को चुनने के पीछे कारण इतना था कि ये जो राष्ट्र थे ये अविकसित स्थिति में थे और इन्हें सहायता चाहिए थी, और वो सहायता केवल वही राष्ट्र दे सकते थे जो मतलब दोनों बड़े राष्ट्र जो हैं वो इसमें सहायता दे सकते थे और सहायता देकर के इन राष्ट्रों को आगे बढ़ाने में मदद कर सकते थे। ऐसी परिस्थिति में अगर किसी एक गुट के साथ वो संबद्ध हो जाते तो उनके साथ में बहुत बड़ी समस्या हो सकती थी कि दूसरा राष्ट्र उनका दुश्मन हो जाता और उन्हें उतनी सहायता नहीं मिलती जिस तरह की सहायता उनको चाहिए थी। अब हम गुटनिरपेक्षता को प्रोत्साहन देने वाले कारकों के बारे में बात करेंगे। उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं शीत युद्ध। शीत युद्ध के समय दोनों जो पक्ष थे उन दोनों पक्षों में बहुत ज़बरदस्त तनाव, वैमनस्य और मतभेद फैला हुआ था। ऐसी परिस्थिति में अगर कोई एक गुट के साथ में हम सम्मिलित होते हैं तो दूसरा गुट उसके साथ में